दो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 और एक 127th अमेंडमेंट बिल 2021। दो वीडियोस अपलोड करूंगा बैक टू बैक, जिसमें एक में 102nd अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाएगी और दूसरे में 127th अमेंडमेंट बिल की बात करी जाएगी। दोनों का डिटेल एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ओबीसीज का क्या मसला है जो 2018 से चल रहा था और अभी जाके सरकार ने उसे सेटल करा है। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे 75वां साल हमारा शुरू होने वाला है एंड वहां पे 12 आइकॉनिक एजुकेटर्स 12 सेशंस लेंगे बैक टू बैक सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। और यह है टाइम टेबल कि किन किन मुद्दों पे, किन किन टॉपिक्स पे बात करी जाएगी 15 अगस्त को। तो बहुत अच्छे सेशंस होने वाले हैं, यू हैव टू अटेंड दैट। साथ के साथ 18 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अकेडमी में हमारे, इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल और तमिल में। साथ के साथ 2021 के लिए रिवीजन बैचेस, 2022 के लिए 1 ईयर बैचेस, 2023 के लिए 2 ईयर बैचेस, ये सब बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट भी होता है 1 घंटे का, जिसमें 56 क्वेश्चंस होते हैं और अगर रैंक अच्छी आई तो अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इनकेस अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इसी के साथ अनअकैडमी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट तो चल ही रहा है। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। लेट्स क्रैक इट। तो ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नरेंद्र मोदी 1.0 वाली सरकार, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पहला टेन्योर चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने हमारे संविधान में एक संशोधन करा था 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत इस अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 नए आर्टिकल्स ऐड करे थे। एक आर्टिकल 338 बी, एक आर्टिकल 342 ए और एक आर्टिकल 366 क्लॉज 26 सी। इन तीनों में क्या हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या बोला था, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आर्टिकल 338 बी की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 में ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दिया हुआ था। आर्टिकल 338 ए में हमने डाला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और फिर सरकार को लगा कि ओबीसीज अभी थोड़ा पीछे रह गए तो हमने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 338 बी ऐड करा और उसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। मतलब कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट से जो सबसे पहला बदलाव हमने करा वो ये था कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया। यह बॉडी का काम है कि पूरे देश में जितने भी ओबीसीज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना। और यहां पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 2 तरीके से डिफाइन किया जाएगा, एक जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं सोशली बैकवर्ड, और एक जो एडुकेशनली तौर पे पिछड़े हुए हैं, मतलब कि साक्षरता के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में। यहां पे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये उन कम्युनिटीज पे फोकस करती है जो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड रहे हैं। हेंस आर्टिकल 338 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओबीसीज के वेलफेयर के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। अगर एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है तो यह सरकार की तरफ से एक इशारा होता है कि हम आपके राइट्स को लेके, आपके वेलफेयर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। हम आपके राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। इस वजह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 338 बी के अंदर ऐड किया गया, यह बोलते हुए कि इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है और हम बाबा भीमराव अंबेडकर की विजन को फॉलो करते हुए सारी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 342 ए कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 342 ए सेज कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास अधिकार होगा ओबीसीज की लिस्ट बनाने का। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के एड और एडवाइस पे, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट जो हैं वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट निकालेंगे। इस ओबीसी लिस्ट में सोशली और एडुकेशनली
बैकवर्ड क्लासेस होंगी, और ये जो लिस्ट है ये सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। साथ के साथ आर्टिकल 342 ए ये भी बोलता है कि ये जो राष्ट्रपति ओबीसी लिस्ट निकालेंगे, इस लिस्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। सपोज करिए प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने एक ओबीसी लिस्ट निकाली। अब वो जो ओबीसी लिस्ट है, पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं वो उस लिस्ट को अमेंड करना चाहते हैं, उसमें कोई और कास्ट को ऐड करना चाहते हैं या किसी और कास्ट को वहां से रिमूव करना चाहते हैं। एक बार आर्टिकल 342 ए के अंदर अगर प्रेसिडेंट कोई ओबीसी लिस्ट निकालते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है उसको अमेंड करने का। साथ के साथ आर्टिकल 342 ए एक बात और बोलता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो स्टेट्स की भी ओबीसी लिस्ट निकाल सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। मतलब कि यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आर्टिकल 342 ए इंसर्ट किया गया, यहां पे दो बातें बोली गई। एक, राष्ट्रपति जो हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे सेंट्रल लेवल की केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट निकालेंगे, और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो गवर्नर के साथ कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर स्टेट की ओबीसी लिस्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब कि 342 ए में राष्ट्रपति को दो अधिकार दिए गए, एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट निकालने का और एक राज्यों की ओबीसी लिस्ट निकालने का। बेसिकली मंडल कमीशन के बाद से 1993 के बाद से हमारे देश में दो प्रकार की ओबीसी लिस्ट चलती आ रही हैं, स्टेट्स की अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, राइट। तो ये दोनों लिस्ट निकालने की पावर आर्टिकल 342 ए के अंदर राष्ट्रपति को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के आर्टिकल 342 ए को इंटरप्रेट करते हुए यह बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 342 को इंटरप्रेट करते हुए यह बोला कि अब से स्टेट जो हैं वो अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे। बेसिकली 1993 से अभी तक क्या हो रहा था कि स्टेट जो थे वो अपनी ओबीसी की लिस्ट अलग निकालते थे और केंद्र की सरकार अपनी ओबीसी की लिस्ट अलग निकालते थे। ये दोनों लिस्ट अलग अलग हो सकती थी, मतलब कि स्टेट की ओबीसी लिस्ट में अलग ओबीसी हो सकते थे और केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में अलग ओबीसी हो सकते थे। जो स्टेट की ओबीसी लिस्ट थी वो राज्य सरकार की नौकरियों में और राज्य सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए यूज की जाती थी, और जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट थी वो केंद्र सरकार की नौकरियां और केंद्र सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्वेशन के लिए यूज की जाती थी। और हमारे यहां ये नॉर्म चलता आ रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओबीसी लिस्ट है दे कैन बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकती हैं। मतलब कि इट इज पॉसिबल कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कोई कास्ट हो जो स्टेट ओबीसी लिस्ट में ना हो, लाइकवाइज स्टेट ओबीसी लिस्ट में कोई कास्ट हो जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ना हो। यह पूरे तरीके से अलाउड था। लेकिन फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया और उसने आर्टिकल 342 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा, जहां पे स्टेट से ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की पावर, स्टेट्स की ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर ले ली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए यह बोला कि अब से हिंदुस्तान में स्टेट की और सेंटर की दोनों की ओबीसी लिस्ट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति निकालेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो फेडरलिज्म है, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में बातचीत की जाती है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन किया जाता है, उसको थोड़ा सा यहां पे झटका लगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। कहने का मतलब है सेंटर के हाथ में स्टेट्स की भी पावर आ गई, सेंटर के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर आ गई। जो काम पहले स्टेट गवर्नमेंट्स करती थी स्टेट ओबीसी लिस्ट निकालने का, अब वो काम प्रेसिडेंट को दे दिया गया। तो ये जो पूरा का पूरा मसला था, ये एक तरीके से फेडरलिज्म और जो हमारा वेलफेयर एक्शन है कास्ट को लेके, उसको लेके थोड़ा यहां पे झटका लगा। यह है पूरा मसला ओबीसी का और आर्टिकल 342 ए का। इसके अलावा जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021, जो अगले वीडियो में समझाऊंगा। इसके अलावा जो अपना 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, उसने एक आर्टिकल और ऐड करा, दैट इज आर्टिकल 366 क्लॉज 26C। इस आर्टिकल में लिखा गया कि अब से
हमारे संविधान में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या क्या पैरामीटर होंगे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस डिफाइन करने के, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, किसको सोशली बैकवर्ड माना जाएगा, किसको एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाएगा, वो चीजें इस आर्टिकल में नहीं लिखी हैं। यहां पे बस सिंपल सी एक लाइन लिख दी गई है कि हमारा संविधान सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करेगा। कौन सी क्लास जो है वो सोशली बैकवर्ड मानी जाएगी, कौन सी सोशली अपवर्ड मानी जाएगी, कौन सी एजुकेशनली बैकवर्ड मानी जाएगी और कौन सी एजुकेशनली अपवर्ड मानी जाएगी, इस बारे में सरकार अपने आप क्राइटेरिया ले डाउन करेगी। संविधान इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो हमने देखा 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 और उसके अंडर 3 आर्टिकल्स 338B, 342A, 366 क्लॉज 26C, और हमने देखा कि किस तरीके से ओबीसी लिस्ट घोषित करने की पावर पहले सेंटर और स्टेट दोनों के पास हुआ करती थी, लेकिन अब ओबीसी लिस्ट घोषित करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से स्टेट से उठा के सेंटर को दे दी गई। मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों की ओबीसी लिस्ट राष्ट्रपति ही निकालेंगे। फिर सरकार ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास करवाया। क्या है, अगले वीडियो में वो आ रहा है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।